नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। मादक पान देश की बहुत बड़ी समस्या है और युवा वर्ग इसमें लिप्त हो रहे हैं। इससे वे केवल अपना भविष्य खतरे में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि देश के विकास में बाधित हो रहा है ये समस्या। ऐसे में शराबबंदी का मूवमेंट चलाना बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन इसमें खतरा भी है। ऐसे ही मूवमेंट चलाने वाले आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आपका नाम श्री महेश पवार जी है। आपने ये मूवमेंट चलाया और इसमें आपने सफलता भी प्राप्त की है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। थैंक यू। आपका जन्म यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ, महाराष्ट्र के। आप आपकी जो शिक्षा है वो एमए बीएड के क्षेत्र में हुई है। फिर उसके बाद आपने थिएटर में भी काम किया, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। साथ साथ आपने लीडर का भी बहुत सारा काम किया है और करीब नुक्कड़ नाटक में 800 प्ले आपने किया है। शराब मुक्ति का अभियान चलाया। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बचपन की कुछ सुनहरी यादें जो आपको बहुत सुंदर लगती हो, जो आज भी याद आती हो कि बचपन मेरा कितना सुंदर था। एक तो मैं 11 साल का था तब मेरे पिताजी गुजर गए और दो भाई बहना मम्मी, ये सब काम मैं घर के करता था। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, खाना बनाना, सबको खिलाना, छोटे बहन की टोपी बांध देना, ये सब काम मुझे ही करने पड़ते थे। और इसके बावजूद मैं भाजी बेचता था और भाजी बेच के जो पैसे आते थे उससे मैं घर चलाता था। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता था कि पहले हम जो खाना खाते थे उसमें काफी स्वादिष्ट था वो खाना। और पहले ज्वार की रोटी हमारे महाराष्ट्र में ज्यादा खाते थे, गेहूं की रोटी खाते नहीं थे। और गेहूं की रोटी का बहुत अट्रैक्शन था हम लोगों को। तो हम इसकी राह देखते थे कि किसी के यहाँ शादी हो और हमें बुला लिए और फिर अच्छा अच्छा खाना खाने को मिले। वो मुझे काफी पसंद रहता था। लेकिन आज वो दिन नहीं है, या कुछ भी आप खा लो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता और उसके बारे में कोई क्यूरियोसिटी नहीं रही अभी। तो ये बहुत लॉस हुआ ऐसा मुझे लगता है। और वो ऑर्गेनिक पत्ते फार्मिंग हो नहीं रहा है अभी। पत्ते के थाली में खाना और नीचे बैठ के जमीन पर। लोग बताते थे, लोग चर्चा पहले क्या होता है, एक बात अच्छी लगती थी मुझे राकेश, कि पहले क्या होता है कि अगर शाम हो जाए, दिन भर काम करो और शाम हो जाए तो फिर किसी तो भी चौराहे पे झाड़ के नीचे या कहीं तो भी सब लोग हम बैठ के गपशप कर देते। अभी क्या हुआ, तुम साढ़े छह के बाद जब अंधेरा गिरता है शाम को, तब देख लो कोई घर के बाहर नहीं दिखता है। किसी भी गांव में चले जाओ, सिटी में की बात अलग है, लेकिन गांव में चले जाओ सब टीवी के सामने बैठे हुए होते हैं या फिर मोबाइल में बैठ जाते हैं। तो वो संवाद है वो सब बंद हो गया। और मुझे लगता है कि हम कितना भी मोबाइल पे बात कर ले, कितना भी व्हाट्सएप पे बात कर ले, जो बात मिलकर बैठ के करने की होती है, वो फीलिंग जब क्रिएट होती है, वो इस पर से नहीं हो। और ये इसका बहुत दुख है। मैं अकेला ही घूमते रहता हूँ मेरे वार्ड में, कभी कभी शाम को 6-7 बजे के बाद में तो मुझे कोई नहीं दिखता है। ये सच बहुत कह रहे बुरा हैं। लगता है। हाँ, मेरा एक सवाल और है कि आपने नुक्कड़ नाटक किए हैं, तो कोई आपका पसंदीदा नाटक जो आपको याद हो और उसकी कुछ बातें हमें बताएं, किस तरीके से वो आपने किया था। एक तो थिएटर अलग और नुक्कड़ नाटक अलग। नुक्कड़ नाटक जो होता है वो हास्य पर होता है और जनरली नुक्कड़ में जो समाज की इश्यूज है उसके ऊपर हम लोग प्रेजेंट करते हैं। वो कोई एंटरटेनमेंट वाला ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर देहातों में, गांव में चले जाओ तो लोगों को 10-15 मिनट का नुक्कड़ नहीं चाहिए, वो घंटे 1.5 घंटे का प्ले चाहिए, वो चाहे वो नुक्कड़ रहो या कुछ रहो। तो फिर हम लोगों ने एक बहुत ही मजेदार नुक्कड़ हमने तैयार किया था कि गांव में जो महिला बचत गट होता है, तो महिला बचत गट कैसे तैयार किए करते हैं और उसको फिर कैसे टिकाना है बाद में, क्योंकि जब बन जाता है बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसके बाद में फिर दिक्कतें काफी आती है क्योंकि महिलाएं झगड़ा करती है, बात करना है। तो हमने क्या किया, उस प्ले में दिखाया था कि हर टाइप की लेडीज उस समूह में होती है, गट में होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में होती है, बचत गट में होती है, और हर किसी का स्वभाव अलग होता है। तो उसमें
एक एंटरटेन हमने तैयार किया था, बहुत अच्छा था। और वो मुझे आज भी पसंद है कि वो कैरेक्टर हम करते थे। जैसे समझ लो आप, ये दुपट्टा है हमारे पास में, तो हम कोई ड्रेसिंग वेसिंग नहीं करते थे। लेडीज भी बनना है तो जेंट्स ही बनेगा, और लेडीज को तो कैरेक्टर लेडीज के जैसे ऐसे कर लो, समझ लो, और इस तरह से बात कर लो। हाँ बोलिए, कमला कहाँ जा रही हो? ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन था वो काफी इंटरेस्टेड थे हम लोगों के, और बहुत एंजॉय करते थे हम। सर, हर कोई एक छोटा कलाकार एक बड़ा कलाकार बनना चाहता है। कभी आपके मन में ऐसा ख्वाब आया कि एक बड़ा कलाकार बने? मैं 95 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैं मुंबई गया एमकॉम के लिए। तब मैं फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कर रहा था कि कुछ तो भी मुझे जॉब मिल जाए, और ना मैंने इसके बारे में कभी पढ़ाई की थी कि भी एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, कैमरा क्या, कुछ नहीं पता। गांव का लड़का था मैं। तो ना बॉम्बे दूरदर्शन में मैं कुछ लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा काम करता था। तो वहां पे नहीं मैं एडजस्ट हुआ, मुंबई मुझे सूट नहीं हुई, और मैं नागपुर आ गया। तो नागपुर दूरदर्शन के साथ में मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के बच्चों के मैं काम करता था। और उस पीरियड में मैं मेरा नंबर बीएड के लिए लग गया, जो कि टीचर का जो डिग्री होता है ना, जी। तो उसके लिए मेरा गढ़चिरौली में लग गया। अब गढ़चिरौली और बाबा आमटे बहुत नजदीक थे। तो मैं ऐसे ही हेमल कसा का एक प्लेस है विकास आमटे जी का, वहां पे मैं चला गया और बाबा से मेरी मुलाकात हो गई। तो बाबा मुझे पूछने लगे, बाबा आमटे कि क्या करते हो? तो मैंने कहा बस नुक्कड़ के लिए आया हूँ मैं अभी यहाँ पे। हाँ, बात तो बहुत अच्छी कर लेता है, एक्सप्रेशन भी अच्छे है, और प्रोनाउंसिएशन भी तुम्हारे क्लियर है। तो तुम्हारा कोई एनजीओ है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो एनजीओ समझता ही नहीं। तो बोले एक रजिस्टर कर लो आप एनजीओ। तो मैंने कैसे होता है? तो उन्होंने मुझे कुछ बातें कही और बताई। तो उन्होंने ये बात मुझे उस टाइम पे कही कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, कोई प्रोजेक्ट अगर गांव में वो लोग करते हैं, तो जो कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट का, समझ लो 5 लाख हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो उसके 2% या 5% अवेयरनेस पे खर्चा करना है, आईसी मटेरियल पे। तो उसमें नुक्कड़ नाटक आप कर सकते हो, तो रजिस्टर्ड कर लो और कर लीजिए आप। तो वहां से मेरा सही माने में नुक्कड़ नाटक में प्रोफेशनली करना मैंने शुरू कर दिया, और मेरा काम शुरू हो गया। सर, एक मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जो शराबबंदी का ख्याल है वो आपके मन में कब आया, आपके विचार में कब आया, और इसके लिए आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? एक तो आज शराब को एक स्टेटस है। ज्यादातर देखा जाए तो शराब जनरल बात अभी हो गई है। पहले अगर हम देखते थे तो कोई घर में अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हो तो कोई शराब पी के इजीली नहीं आता था उनके सामने। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप बाप बैठा भी बैठ के शराब पीते हैं। फ्रिज में अब घर की शराब आ गई है, और सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा शराब बेचे, ताकि उससे जो रेवेन्यू आए और उससे फिर वो स्टेट चलाए, देश चलाए। ये बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि अगर आप देहातों में चले जाओ, गाँव में चले जाओ, अगर समझ लो कि 500,000 लोगों की बस्ती का गांव है, तो वहां पे 20-25 लड़कियां कम उम्र वाली ऐसे मिल जाएगी जो विधवा है शराब की वजह से, जिसने अपने पति को छोड़ दिया है शराब के तकलीफ की वजह से। तो अन्य कारण भी वहां पे दिखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे स्टार्ट हुआ मेरा शराबबंदी का आंदोलन, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी जो माँ थी, मेरे माँ ने खुद को जला लिया था, क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते थे और उनको बहुत तकलीफ थी उससे, तो उन्होंने खुद को जला लिया था। तो बाद में तो जितनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी मेरे माँ को, मैं वो देखता था। मैं छोटा था उस टाइम पे, पहले कूलर एसी नहीं थे। जो लोग जल जाते हैं तो उनकी जो ये त्वचा होती है ऊपर की, ये बहुत ही गर्म होती है दुखाले में। तो मम्मी बोलती थी ये चादर कोई गीली कर दे और मेरे आंख पे डाल दे। तो मैं ये बोलता था कि फिर क्यों जला लिया तुमने? तो मम्मी बोलती थी कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि जिस औरत का आदमी शराब पीकर आता है उसको क्या तकलीफें होती है। ये शराब पीने वाले खुद को तो बर्बाद करते हैं, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये अगर हमको समझता है तो सरकार को क्यों नहीं समझता? 2015 में ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट
चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट लीकर बैन हो गया। वहां के महिलाओं ने काफी स्ट्रगल किया, आंदोलन खड़ा हो गया और वो लीकर बैन हो गया, सरकार ने उसको बंदी हो गई उस जिले में। तो हमें भी यह लगा राकेश की भाई हमारा भी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट जो कि पूरे देश में, भारत देश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या हमारे जिले में है, तो हमारा भी जिला शराबबंदी होना चाहिए। तो हमने उस आंदोलन को शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि पहले जो रैली थी, मेरी मोर्चा था, उसमें 5,000 महिलाएं आ गई। मैं सोचने लग गया कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ बड़ा, और ना ही मैंने बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा किया, पब्लिसिटी की है। मैंने छोटा सा पंपलेट छापा और गांव गांव में भेजा, तो खुद के खर्चे से 5,000 महिलाएं कैसी आई, मैं सोचने लग गया। और मैंने उसके ऊपर डिटेल्स में स्टडी किया। तब मुझे पता चला कि जिसका पति शराब पीता है उसको तो काफी तकलीफ है, लेकिन जिसका पति शराब नहीं पीता वो भी चाहती है कि शराब बंद हो जाए, क्योंकि वो भी शराब को पसंद नहीं करती। और इसलिए फिर ये आंदोलन शुरू हो गया। 5,000 से 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 तक महिलाएं हमारी सदस्य बनी। सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट हमने लीकर बैन करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वो। लेकिन इसके फायदे बहुत हुए। महिलाओं का अच्छा संगठन हुआ गांव गांव में। जिस महिलाओं का अच्छा संगठन था, उन्होंने आज भी अपने गांव में शराब बंद रखी है, और ये हमारा सक्सेस है। जी। मेरा एक और सवाल है आपसे कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिर क्या था कि आपको इस क्षेत्र में आने की मतलब प्रेरणा कैसे मिली? आप और कुछ भी कर सकते थे, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट होते हुए ये सब कैसे? एक तो जो आर्टिस्ट रहता है वो भावना प्रधान होता है। अगर उसके पास में इमोशन नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। तो मैं अंदर से मातृ हृदयी आदमी हूँ, मैं बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ और लोगों के दुख दर्द मुझे अपने लगते हैं। लेकिन मैं जब थिएटर करता था तो पता नहीं ये कहाँ से आया मेरे अंदर, मैं सोशल इशू पे स्ट्रीट प्ले करता था। जैसे शराबबंदी हो गया, वाटर सेट हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वो। तो मैंने नाटक बहुत कम किया और जन जागृति ज्यादा की है। तो इसमें क्या हुआ कि मैं लीडर था, मेरे अंदर लीडरशिप थी, और लीडरशिप की वजह से मैंने ये मूवमेंट चलाई और मैंने लोगों को इकट्ठा किया। जो लोग मेरे साथ में जुड़ जाते हैं वो छूटते नहीं है। ये मेरी अच्छी कला है, मैं उनको सबको साथ में लेके चलता हूँ। संगठन हमारा काफी मजबूत है और इस वजह से ये शुरू हुआ। लेकिन मैंने देखा है कि पॉलिटिकली अगर हम कोई किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं और फिर मूवमेंट चलाते हैं, तो वो जब सत्ता पर आती है पार्टी, तो ये मुद्दे पूरे गांव हो जाते हैं, ये मुद्दे का कोई अर्थ नहीं उठता। लेकिन हमारे जैसे मूवमेंट वाले लोग हैं वो कंटिन्यू लड़ते रहते हैं जब तक कि लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो इस बीच आपने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था सर? नहीं, मैंने इसलिए नहीं किया है ताकि फिर उनके एजेंडे होते हैं, उनके एजेंडे से चलना पड़ता है। अगर सरकार आ जाए तो कोई एजेंडा ही नहीं रहता उनका, फिर वो चाहे वो मुद्दा क्लियर हो या ना हो। सर आप मुझे ये बताएं कि अभी आगे आपने क्या सोचा है इस जीवन के बारे में? जैसा चल रहा है ऐसे चलने देंगे या फिर कुछ अलग करना चाहेंगे? नहीं, मैं चुनाव में खड़ा रहने वाला हूँ। जी जी। हाँ, मैंने देख लिया, मैं जब मूवमेंट चलाता था तो कोरोना की वजह से 2 साल फिर वो बंद हो गया हम लोगों का। लेकिन हम जब मूवमेंट चलाते थे तो फिर वो एमएलए के पास जाओ, वो लेटर लेके प्लीज आप देखिए ना जरा, सभागृह में मंत्रालय में उस मुद्दे को उठाइए और फिर बताइए कि भाई शराब कितनी बुरी चीज है, या फिर और भी इश्यूज। लेकिन मैंने देखा कि अगर पार्टी का कोई एजेंडा है, उस एजेंडा को छोड़ के ना कोई एमएलए उठाता है और ना कोई सांसद इस मुद्दे को उठाता है, तो ये बहुत बुरा लगता है हम लोगों को। इसलिए सिस्टम में जाना चाहिए हम जैसे लोगों ने। जब तक हम सिस्टम में नहीं जाएंगे तब तक हमारे समाज के जो ग्रास रूट के मुद्दे, मुझे नहीं लगता कि उनको न्याय मिलेगा। इसलिए हमने ठहरा लिया है कि चुनाव लड़ना चाहिए और हमारे जैसे खास करके यूथ ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अतः यूथ लोगों ने ये सोच रखनी चाहिए कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूंगा, ऐसा मुझे लगता है। सर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि आपने कहा था कि अगर, जब मैंने प्रश्न पूछा था कि आपने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया कि नहीं, तो आपने कहा नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि उनका एक अलग एजेंडा होता है,
फिर उसमें इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप पार्टी में आएंगे, आप अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, तो वोट के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोटर तो खुद ही दारू पीते हैं। ऐसे में अगर दारू बंद की बात होगी तो फिर तो आपको वोट नहीं मिलेगा। अभी तो वो दिक्कत आने वाली है, पक्का दिक्कत आने वाली है वो। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग कोई शराब नहीं पीते, सभी लोग नहीं पीते। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो शराब पीते, खुद को तकलीफ देते, परिवार को देते और समाज को भी देते हैं। और उन्हीं के वजह से मेरे ख्याल से ये पूरा वातावरण बिगड़ा हुआ है। और आपने जो मुद्दा उठाया कि ये शराब बहुत मायने रखती है पॉलिटिक्स में, मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। और थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि अच्छे लोगों तक पहुंचना, अच्छे अच्छे काम करना। और मुझे लगता है राकेश भाई कि अगर तुम पॉजिटिवली काम करो, अच्छा काम करो और ग्रास रूट तक तुम लोग जाओ, तो मुझे लगता है ये लोग तुम्हें पसंद करते हैं, पक्का पसंद करते हैं। लोगों के अंदर ही वो ताकत है परिवर्तन लाने की। और जैसे कि हमेशा बोलते हैं 70 साल तक ये पार्टी ने, किसी ने राज किया है, अभी दूसरी पार्टी आ गई है, तो ये बदलाव कहाँ से आया था बताइए ना। लोगों ही बदलाव किया ना, लोग ही करते हैं बदलाव। तो मुझे लगता है कि होता है। मैं एक किस्सा आपको बता दूं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति मुझे कुछ दिन पहले मिला, तो मुझे वो कहने लगा कि आप जैसे लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मैंने कहा मैं तो शराब का विरोध करता हूँ, फिर आप तो मुझे वोटिंग नहीं करोगे। तो बोले नहीं, तू अच्छा काम करता है, काफी लोगों के आंखों के ऑपरेशंस किए हैं, हम जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए तू दौड़ता है, महिलाओं के लिए अच्छा काम करता है। ये वो बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पीने वाले भी सोच लेते कि भाई बच्चा अपना ही है, अच्छा काम कर रहा है, वो विरोध कर रहा है तो भलाई के लिए। कैसा होता है शराब को लेके, एक अगर शराब जब आदमी पीता है तो हैबिचुअल हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। उस पर हम लोगों को विचार करने चाहिए। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम अभी तक नहीं है बड़े पैमाने पे। तो उसको तो गुस्सा आएगा ही ना कि मेरी शराब ये बंद कर रहा है। तो ये होता ही है। मुझे लगता है कि अच्छे लोग भी समाज में बहुत है जो तुम्हें लाइक करें। सर, एक दृष्टि है कि हालांकि मैं ये बात प्रश्न औपचारिक रूप से नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे होता है गांव के चुनाव में, जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है शराब। शराब बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में बांटा जाता है और लोग कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने भी बोला है कि शराब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव में निभाता है। आप देख लीजिए इनका वोटिंग कब स्टार्ट होता है। अगर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग करने का टाइम है, तो ये 2 के बाद आते हैं सब लोग। 2 के पहले कोई नहीं आता है। 2 के पहले अच्छे जो लोगों का वोटिंग हो जाता है। और ये 2 के बाद आने वाले जो लोग हैं 5 बजे तक, तो इसमें आधे तो पी के घर पर ही रहते हैं, लुढ़क जाते हैं। वो तो मतदान केंद्र तक पहुंचते ही नहीं है राकेश। तो मुझे लगता है कि जो पिलाने वाले पिलाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन वैसे भी 50% लोग आने वाले नहीं है। कुछ हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, उनको पकड़ के बिठा देंगे, वे एक जगह बैठ जाओ, तो ज्यादा तकलीफ मत के दो आप। तो ये हो सकता है। लेकिन है, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको नाकर नहीं रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट उसका गिरता है, नहीं गिरता। किससे कार्य किया समाज के लिए, लोगों के लिए? एक तो कोविड ना किसी को पता था, क्या करना वो भी नहीं समझ रहा था। और पूरा गांव एकदम से बंद हो गया, पूरा गांव बंद हो गया। अब ठीक है, हमारे जैसे लोग ठीक थे कि जिसके घर में कुछ अनाज जमा के हम लोग रख सकते हैं, अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रांग लोगों के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 4 दिन में 8 दिन में, या बाजार के दिन जो अठोड़ी बाजार होता है उस दिन तो उनको अपने घर में अनाज लाना ही पड़ता था। ऐसे बहुत से लोग रहते थे। तो 2-4 दिन हुए, अगर रास्ते पे निकल जाओ तो पुलिस डंडे मारता थे सबको। और कहीं कहीं हाथ लग जाए तो फिर कोविड हो जाएगा, फिर कोविड हो गया तो हम तो मरने ही वाले हैं। तो ये भी था, खुद के भी जान की थोड़ा जान के बारे में सोचते थे कि कैसा करेंगे। तो फिर हम लोग घर में ही थे। लेकिन मैं घर में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, ये मुझे पता था कि मैं तो लीडर हूँ यार, मैं मूवमेंट वाला हूँ, मैं कैसे घर में बैठा। तो मैंने एक कार्ड बना लिया एनजीओ का, और एनजीओ का कार्ड तहसीलदार को बोल के कि मैं सोशल वर्कर हूँ, जैसे आप काम कर रहे हैं मुझे भी काम करना पड़ेगा, तो मेरा कार्ड बना दीजिए ताकि पुलिस ना मुझे डंडे मारे। बस उसके लिए और मैंने देख लिया, मैं पूरा गांव घूम रहा हूँ राकेश कि कैसे दिखता है बंद गांव। मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था।
क्योंकि हमारे गांव में दंगे नहीं होते, हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते, तो कर्फ्यू लगेगा, कुछ नहीं होता। तो मैंने बंद गांव देखा ही नहीं था। तो मैं रास्ते पर गाड़ी लेके निकलता था और पूरा बंद गांव का मजा लेता था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम चाहे एंजॉय करने वाले लोग, लेकिन हमारी सोच आज भी लोगों के प्रति बहुत ही जागरूक है कि लोग क्या खाते होंगे, लोगों को सब्जी कहाँ से आएंगी। अब तो मेरा जो फार्म है 8 एकड़ का, तो वहां पे सब्जी थी, मैं लोगों को बुलाता था, आ जाओ सब्जी फ्री में लेके जाओ, कहाँ से लाओगे, या फिर मैं भर भर के देता था। तो मैंने कुछ लोगों से बात करा कि हम लोग 10-15 यूथ बाहर निकलते, घर घर में जाएंगे, अनाज जमा करेंगे और जिसको चाहिए उसको हम देंगे। तो मैं हर घर तक पहुंचा। मैं मेरे गांव का पहला व्यक्ति हूँ जो कि रास्ते पर निकला था कोविड के टाइम पे। घर के लोग काफी मुझे बोलते थे कि तू तो बस कोविड घर में ही लाएगा। तो मैं बोलता था कि मैं पूरा नहा धो के अंदर आऊंगा, फिक्र ना करो, लेकिन मुझे जाने दो, क्योंकि लोग भूखे नहीं रहने चाहिए। और कोई लीडर भी नहीं आ रहा था रास्ते पे। मेरे लिए तो काफी अच्छा था ये कि मैं अकेला ही लीडर था गांव का, जो मैं काम कर रहा था। और बहुत से लोगों को हमने हेल्प करी है उस टाइम पे। उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि अगर कोई अचानक से बीमार गिर जाए तो क्या करें, लेकिन पता नहीं कोई बीमार भी नहीं गिरता था उस टाइम पे। हुआ तो कोविड ही होता था, बाकी तो सारी बीमारियां कहाँ चली गई पता नहीं। उस टाइम पे कोई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छा लगता था। तो अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही जिंदगी का बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है कि बहुत सिखाया है कोविड ने हम लोगों को, सबको, और मैंने काफी एंजॉय किया है। शराबबंदी के लिए है, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी की धमकी आपको आई हो कि ये शराबबंदी क्यों कर रहा है? मतलब एक तो सबसे पहली बात ये है कि शराब में सबसे ज्यादा पैसा है। जहाँ की कोई भी दुकान तुम लगा लो तो वहां उसकी एडवर्टाइज करना पड़ती है, ग्राहक ढूंढने पड़ते तुम लोगों को, ग्राहक शराब के लिए कहीं पर भी चले जाओ, शराब की दुकान तो चलती है, वो एक बिजनेस है। और इसमें शराफत वाले लोग ये बिजनेस नहीं करते। जो समझदार है, एजुकेटेड है, सभ्य है, समाज के प्रति जागरूक है, इनको ये धंधा गंदा लगता है। लेकिन जिनका धंधा ही अब ये पैसे कमाना है, शराब बेचना है, वो तो गैंगस्टर से मिले हुए रहते हैं, क्रिमिनल लोगों से मिले रहते हैं, और ये सब बहुत बेकार है। अगर उनके पेट पे आप लात मारने वाले हो, बंद करने के लिए बोल रहे हो, तो वो तो चिढ़ जाएंगे। बहुत स्ट्रांग है ये लोग, शराब माफिया बहुत अलग चीज है। मैं कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे कल मार दो, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कल मार डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन मैं पीछे हटने वाले से नहीं हूँ। दूसरा, हम लोग करप्ट नहीं है, हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। तो जब कमिटेड लोग हो, तुम्हारा हौसला बुलंद है, तो मुझे लगता है कोई कुछ नहीं कर सकता। और मोमेंट मैंने 2015 से लेके चलाया, मुझे किसी ने कभी रोका नहीं, क्योंकि मेरा संगठन 60,000 के ऊपर महिलाओं का था और मीडिया में मैं बहुत चर्चे में था। मुझे धक्का भी लग जाए तो पुलिस डर जाती थी। मेरी ताकत ये हो गई थी कि अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में कहीं सीएम आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, तो सबसे पहले पुलिस मुझे डिटेन कर लेती कि इसको बाहर मत निकलने देना, नहीं तो ये पूरा तहस नहस कर डालेगा सभाओं को, रैली को, क्योंकि इनके कार्यकर्ता बॉस पकड़। तो इतना डर पैदा हो गया था उस टाइम पे, तो मैं कभी डरता नहीं था और काफी चर्चे में रहता था। मीडिया पे कंटिन्यू हम लोगों के न्यूज चलती थी। लेकिन एक बार की बात है, मैं बहुत डर गया था। मुझे पुलिस ने फोन किया था कि आप कहीं पर भी भीड़ में मत जाइए, और कहीं जाते हो तो हमें थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि ऊपर में कुछ बातें चलती होगी और इनके पास सब आ जाती है, पुलिस के पास जो गोपनीय उनका शाखा रहता है उनके पास में। तो मैं तब से थोड़ा डर गया था। तो एक बार मेरे कार्यकर्ता की शादी थी और मुझे जाना बहुत अर्जेंट था, तो मैंने जाते जाते 3 गाड़ियां बदला डाली कि एक गाड़ी में बैठा, 10-15 किलोमीटर चला, नीचे उतर गया। मुझे लगता था कि वो लोग आएंगे और पक्का मुझे मारेंगे, लेकिन वो टाइम निकल गया, कुछ नहीं हुआ। और फिर और हौसला बुलंद हुआ, अरे उस टाइम पे नहीं मारा तो अब क्या मारेंगे। और कफन तो बांध कर ही है ना सर पर, क्या उसे जो कोई मुद्दे उठाता नहीं, अगर वो मुद्दे हम लोग उठाते हैं तो मुझे लगता है सही मायने में सही रास्ते पे हम चल रहे हैं, ऐसा समझ। जैसे इस शराबबंदी का तो आप कार्य कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप युवा के लिए कुछ रोजगार से भी संबंधित कार्य करते हैं? हाँ, 98 में मैंने
रसिकाश्रय नाम से एनजीओ स्टार्ट किया 98 में। तब हम सब यूथ ही थे और हम नुक्कड़ करते थे और नुक्कड़ को लेके जितने भी सब्जेक्ट गवर्नमेंट कर रहा है या फिर समाज में है उसका हम प्रचार प्रसार करते थे, जरूरत है उसका। उसके बाद में धीरे धीरे एनजीओ बढ़ता गया, अलग अलग ट्रेनिंग्स होते गए। हमने चलो युवा कुछ कर दिखाए करके एक यूथ मूवमेंट शुरू की। जो डिफरेंट सोच रखता है, जो अलग रास्ता बनाना चाहता है, खुद अपनी मंजिल खड़ा करना चाहता है, उस सोच विचार के लोगों को हम जोड़ते थे, उनको हेल्प करते थे और वो अपने अपने गांव में अपना अपना काम खड़ा करते थे। हमने आज तक काफी कम विषय को लेके काम किया है, जैसे कि वृक्षारोपण हो, उसके बाद में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, उद्योग हमने शुरू किए छोटे छोटे महिलाओं को लेके। उसके बाद में जो आत्महत्या होती है किसानों की, उसको लेके हमने काम किया है। हमने पानी को लेके काम किया है, गांव में तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए हैं, नाले जो होते हैं तो उस पर भी हमने काम किया है। नदी के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरी का जो नाम फाउंडेशन है उसकी भी जिले की जवाबदारी हमारे तरफ है। काफी अभी तो डिसेबिलिटी के ऊपर हम लोग दिव्यांगों के ऊपर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास 500 दिव्यांग हैं जिनके राइट्स को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली अभी जो सीनियर सिटीजन है, जो वृद्ध लोग हैं, उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। एक 2000 वो हमारे साथ में है। महाराष्ट्र में उन पेंशन मिलता है 1000 रुपीज जो गवर्नमेंट देती है हर महीने। लेकिन अदर स्टेट में देखा जाए तो 2000, 2500, 3000 मंथली देते हैं। जैसे दिल्ली में, पंजाब में चले जाइए तो 2500 है, तो उस पे भी पीएल हमने दाखिल की है कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मेन फोकस मेरा जो रहा, आज के रहा, चळवळ को लेके रहा, मैं जन आंदोलन को लेके मैं ज्यादा प्रभावित होता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ। ये तो रचनात्मक काम है जो हमारी एनजीओ कर रही है। तो औपचारिकता रूप से इस संगोष्ठी कार्यक्रम के समापन के लिए आपकी अनुमति चाहिए ताकि ये कार्यक्रम यहीं पर समापन किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सबको, आप दोनों को भी, और मिलते रहेंगे। ठीक।